Welcome to EF Podcast episode 3. Today we have with us Mr. Harsha Upadhyay, CIO, Chief Investment Officer of Kotak Mutual Fund. थोड़ा डिस्कशन करेंगे on what is happening in the market, particular themes जो इनको अच्छा लगता है आने वाले समय में, and इनका एक इंटरेस्टिंग NFO भी आ रहा है, रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, थोड़ा हाईलाइट उनके बारे में भी करेंगे. सो हर्षा जी, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फंड मैनेजमेंट, अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट करें व्हाट हैज बीन द जर्नी लाइक, सो दैट हमारे दर्शकों के लिए इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. First of all, thank you for having me on the show. When I was doing my engineering, तभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था और क्यूरियोसिटी ज़्यादा था जानकारी से. And I tried to read newspapers and try to understand what's happening. But I would say overall limited understanding था. It so happened that I joined my MBA and summer training जो हुआ वो एक equity research firm में था. So that was the formal introduction to investments and how research happens. Why is it needed to make money on a sustainable basis over a long period of time, etc. And that experience helped me. And I was also fortunate to get another equity research job as a full-time job after my MBA. That's how I joined Unit Trust of India. It used to be called Unit Trust of India at that time. That's right. So that is how I joined. And since I had equity research summer training experience, they gave me posting in the same department. Right. So that's how the journey began in investment field. The initial about 10 years was in equity research. And then thereafter I moved into managing money as a portfolio manager. So for the last 20 odd years, तो पहला स्कीम आप कौन सा मैनेज कर रहे थे जब आपने अपना करियर शुरू किया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में? तो पहला स्कीम कौन सा? कोटक में यही 2-3 स्कीम्स जो अभी भी आज भी मैं कर रहा हूँ, बल्कि उनका नाम अलग था उस टाइम पे. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड कोटक सेलेक्ट फोकस. फिर बाद में स्टैंडर्ड मल्टी कैप करके हुआ. फिर अभी उसको कोटक फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, बट वही स्कीम मैनेज कर रहा हूँ. कंसिस्टेंटली आप वही स्कीम मैनेज करते हैं? बिल्कुल. और उसके अलावा इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, व्हिच इज लार्ज एंड मिड, अगेन उसका नाम भी चेंज हुआ. और टैक्स सेवर जो पहले भी मैनेज करता था वो अभी भी कर रहा हूँ. तो ये कुछ स्कीम्स हैं. थैंक यू सो मच. तो आज के मार्केट एनवायरनमेंट को आप कैसे देखते हैं, इन द सेंस दैट अगर हम देखें ऑलमोस्ट लास्ट सितंबर से अभी तक मार्केट कहीं गया नहीं है. करेक्ट. तो वैल्यूएशंस, ग्रोथ, क्या कंसर्न है? सो बेसिकली अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन, एक इक्विटी इन्वेस्टर या एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जब मार्केट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे. एंड जिसको हम रिसेंसी बायस भी बोलते हैं. तो सडनली एक साल से कुछ हुआ नहीं है मार्केट में. तो एक तो जो नया इन्वेस्टर वो आ रहा है वो क्या सोच करके आए मार्केट में, प्लस आने वाले समय में आपको कैसा लग रहा है, हाउ इज मार्केट गोइंग टू बी? अगर यहाँ से मैं 3 और 5 साल का होराइजन लेता हूँ तो व्हाट डू यू थिंक दैट एन इन्वेस्टर शुड डू व्हेन दे आर कमिंग इनटू द मार्केट? करेक्ट. If you look at what has happened in the last 12 months and the reasons for it, clearly अगर आप एक साल पहले की बात करते हैं तो उस समय ये था कि पिछले कुछ 4-4.5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने थे और उसके ज़रिए वैल्यूएशंस भी महंगे हो गए थे. और जो एक्चुअल अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी था, जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट जैसे ग्रो होता है, वो भी एक तरफ से कम होते नज़र आ रहा था, which has played out over the next 12 months. So एक तो आपके entry valuations were high 12 months back and earnings also kept disappointing over a period of time. And plus we have had other external issues like geopolitics, US-India trade relationship issue, various other issues. So all put together, the valuations which were very high, which were discounting very, very high level of growth, didn't play out. In the sense, the earnings growth was much lower than what was there in that scenario. And that's where there has been a readjustment of market valuations. So essentially, we have remained at more or less same level. Correct. But in the interim, there has been some growth in the market in terms of earnings. So valuations have got adjusted. So as we look at valuations today, we think at least for large and mid-cap segment, valuations are more or less at around fair range of valuations when you compare it to long-term average. So to that extent, there is no valuation risk.
however, if you are coming to market with the expectation of very very strong returns that happened between 2020 and 24, I think those were super normal returns. अगर वो होता है तो बोनस है, but you should not expect it as a base case. Base case में our corporate earnings growth will be couple of percentage points higher than nominal GDP growth. Okay. अभी nominal GDP growth अगर आप next 3 या 5 साल का देखते हैं तो करीब करीब लो डबल डिजिट्स का होगा. So, जिसको हम एज ए नंबर अगर बोलना चाहें तो 10 से 10-11 के आसपास होना चाहिए, राइट. तो उससे थोड़ा सा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कॉर्पोरेट्स में दिखाई देना पॉसिबल है, बट क्या वो 25% 30% दे, वो अनलाइकली है. तो इसलिए अगर आप एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे आपने दूसरी बात कही कि इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, तो अभी भी हो रहा है. ओके. क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन अभी का देखेंगे तो अभी तो मल्टी ईयर लो पे है 1.5% पे. 1.5% से तो बेटर रिटर्न शायद लास्ट ईयर में भी मिला ही है, राइट. बट 1.5% पे शायद 3 साल का इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा. बट अगर वो 3 या 4% के लेवल पे भी जाता है तो इक्विटीज़ तो डेफिनेटली उससे बेहतर ही करेगा. तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटीज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली बी बेटर. तो लीनियर जो हम रिटर्न मतलब वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. मिला तो वो बोनस है, बट दैट शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन. ओके, थैंक यू. अभी SIF बहुत चर्चा में है हर्षा जी, क्या व्यूज है आपका SIF में? जो इन्वेस्टर बहुत एक्साइटेड है, उसको दिख रहा है कि अच्छा SIF एक और एसेट क्लास क्या क्रिएट हो रहा है, क्या नए इन्वेस्टर को जिसके पास रिटायरमेंट का पैसा है, जो बेसिकली फिक्स्ड इनकम का पैसा है, क्या उनको हम SIF में लेकर के आए, या किस तरह के इन्वेस्टर को डू यू थिंक दैट SIF में आना चाहिए, एंड क्या ये मेरिट डिजर्व करता है पोर्टफोलियो में? देखिए, ये एक नया एसेट क्लास क्रिएट हो रहा है, भले वो इक्विटी प्रोडक्ट हो या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हो या हाइब्रिड प्रोडक्ट हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन रहेगा वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग रहेगा, राइट. तो उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और जो कुछ चीज़ें जो नहीं कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वहाँ पे उसका कुछ हद तक लीवे है जो हम कर सकते हैं. तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स बेहतर करते हैं तो आपके रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं. लीवे बोलते हैं तो क्या हम रिस्क ज़्यादा लेंगे उस पोर्टफोलियो? रिस्क ज़्यादा रहेगा. तो अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा. लेकिन रिस्क डेफिनेटली हायर रहेगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे वो तो आउटकम है, हाँ, राइट. तो वहीं पे अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है SIF का, बट जिसको ये सब रिस्क का समझ है उस इन्वेस्टर के लिए वो ठीक है, आइडियल है. बाकी सब लोग म्यूचुअल फंड्स में ठीक ठाक ही रिटर्न्स आ रहे हैं, तो प्लेन वनीला कर सकते हैं. तो आई थिंक इट विल बी मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, दे कैन लुक एट SIF. ओके, थैंक यू. अभी एक इंटरेस्टिंग NFO आप लॉन्च कर रहे हैं रूरल थीम पे. करेक्ट. सो क्या व्यू है आपका, व्हाई रूरल अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या दिखता है कि इसके अंदर में क्या अपॉर्चुनिटी? और अगर हम रूरल की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग स्कीम में हमको वो स्टॉक लेने से क्या हम अपने आप को हम रोक लेते हैं कि हम वो रूरल का थीम नहीं ले सकते हैं? और क्यों रूरल, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इनटू रूरल अपॉर्चुनिटीज? और ये थीमेटिक है ऑफ कोर्स, तो क्या ये रिस्की ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ प्लेन वनीला फ्लेक्सी और अ मल्टी कैप फंड? देखिए, जो रूरल थीम के बेस पे जो स्टॉक्स ले सकते हैं वो आज के दिन में भी डाइवर्सिफाइड फंड में ले सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड में आपके नॉन रूरल थीम वाले भी कुछ स्टॉक्स होंगे, ओके, राइट. मैं ये सही है वो गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिलीफ है कि रूरल इकोनॉमी इंडिया में, जो इंडिया का बैकबोन है, वो एक तरफ से स्ट्रक्चरली यहाँ से अच्छा करने वाला है, और वैल्यूएशंस भी जैसे हमने डिस्कस किए फेयर रेंज में आ चुके हैं, एटलीस्ट लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में, तो एक अच्छा मौका है वो थीम प्ले करने के लिए. और कुछ रीजंस मैं बताता हूँ क्यों वो थीम हमें अच्छा लगता है. एक तो है कि इंडिया में कभी भी रूरल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूरल में है. जो भी बड़े नंबर्स आते हैं ग्रोथ के या वॉल्यूम के, वो रूरल एरिया से ही आते हैं, पहली बात वो है. और अगर आप अर्बन पॉपुलेशन को देखते हैं, करीब 12-13 साल पहले अर्बन पॉपुलेशन का एवरेज पर कैपिटा इनकम $2000 से ऊपर गया. ओके. और हम देखे हैं कि पिछले 10-12 साल में
अर्बन पॉपुलेशन ने कैसे कंजम्पशन को ड्राइव किया है, राइट? वो तो हमारे सामने है, सामने है। और इस साल रूरल का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 से ऊपर जा रहा है, राइट? तो हमें लगता है कि अगले 10, 12, 15 साल में रूरल से भी काफ़ी कंजम्पशन ड्राइव हो सकता है। तो हम क्या जब रूरल की बात करते हैं तो ये क्या गांव कस्बे की बात कर रहे हैं या हम टियर 2 टियर 3 टाउन की भी बात कर रहे हैं? मतलब किस एवरीथिंग नॉन अर्बन, एवरीथिंग नॉन अर्बन, करेक्ट। वो विलेजेस भी हो सकते हैं, स्मॉल टाउन्स भी हो सकते हैं। तो वो कंजम्पशन ड्राइव करेगा आने वाले समय में, जैसे पहले अर्बन जो ड्राइव कर रहा था। अर्बन भी चलता रहेगा, लेकिन रूरल से भी वो आ सकता है, वो पहली बात। सेकेंड, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वेरी अनलाइकली कि दे विल इग्नोर रूरल पॉपुलेशन, राइट? क्योंकि रूरल इज अ सेक्शन विच ड्राइव्स दिस कंट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वो रूरल फोकस्ड कुछ ना कुछ हर साल होता ही है। दैट इज़ अनदर थिंग। और टाइमिंग के हिसाब से क्यों अभी कर रहे हैं? अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सेकंड सक्सेसिव मानसून, एक अच्छा मानसून गया है, और एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा रहना चाहिए, इन्फ्लेशन नीचे रहना चाहिए, which is what is going to drive more money in the hands of rural population. और GST का रीजिग हुआ है, यानी कि आपके प्राइसेस भी कम हुए हैं, तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ चुका है, और ओवरऑल मार्केट में भी एक तरफ से वैल्यूएशन का काफ़ी हद तक ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे आ चुका है। तो ये सब देख के हमें लगता है कि रूरल थीम यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो इसमें कंजम्पशन भी एक पार्ट प्ले करेगा, जैसे कंजम्पशन थीम की जो स्कीम्स हैं अवेलेबल मार्केट में, आपके पास भी कंजम्पशन थीम में कुछ अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर आप उदाहरण के तौर पे बताना है तो एविएशन स्टॉक एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के साइड में जा सकता है, आपके होटल्स हो सकते हैं, राइट? यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक्स रूरल में फिट हो, रूरल में, लेकिन FMCG कंजम्पशन में भी रहेगा, रूरल में भी रहेगा, ऑटोमोबाइल दोनों में रहेगा, राइट? लेकिन कुछ सेगमेंट अर्बन स्पेसिफिक हैं, कुछ सेगमेंट रूरल स्पेसिफिक हैं, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और अगर आप पूरा मार्केट को देखते हैं, करीब करीब 80% ऑफ द सेक्टर्स विल हैव समथिंग और द अदर बीइंग ड्रिवन बाय रूरल इकोनॉमी, तो वो सब स्टॉक्स हम ले सकते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। श्योर। एक इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है कि वो हर एसेट क्लास से पैसे बनाए, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, रियल स्टेट हो। तो मल्टी एसेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, डू यू थिंक दैट एकदम एक कोई लेमैन इन्वेस्टर है आज के डेट में मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मेरे पास पैसा 5 साल 7 साल के लिए है और प्लस मैं रिटायर्ड भी हूँ, मुझे SWP करना है, तो डू यू थिंक इंडिया में अब जो एग्जिस्टिंग मल्टी एसेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट अब हर म्यूचुअल फंड के पास है, करेक्ट, तो क्या वो सफिशिएंट है ये सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, इसमें ईज एंड कन्वीनियंस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही फंड में आप इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर। कमोडिटीज़ जब हम बोलते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर, करेक्ट, तो सब एक ही फंड में हो जाता है। Sure. और आपको मल्टीपल फंड्स लेके उसको मॉनिटर करके एसेट एलोकेशन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो फंड हाउस और फंड मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऊपर नीचे करते रहेंगे। और लेकिन टैक्सेशन जो है ये इक्विटी टैक्सेशन है, वो एक बहुत बढ़िया है। अगर आप मल्टीपल फंड्स रखते हैं, कुछ इक्विटी, कुछ फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड सिल्वर ETF फॉर एग्जांपल, हर एक का टैक्सेशन अलग है। आपके जो नेट रिटर्न्स आएंगे बाद में वो टैक्सेशन के बाद है, तो फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा टैक्सेशन है, गोल्ड एंड सिल्वर में अलग टैक्सेशन है, तो आपके रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक आप 12 महीने तक उसको टच नहीं कर रहे हैं, 12 महीने के बाद रिडीम कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करना है जो 12-12.5% है। तो उस हिसाब से आपके टैक्स का जो आउटगो है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, और एक सिंगल फंड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को एक ही फंड में सब काम चलाना है, बट जैसे आपने बोला, जिनको
बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड। फिल इट शट इट फॉरगेट इट काइंड ऑफ है कि Correct, आपने लगा correct. दिया इसके अंदर में, अब आप इत्मीनान से रहिए। प्रॉब्ली अगर आपका प्लान है कि 5 साल के बाद में आप यहाँ से या 2 साल के बाद में SWP करना चाहते हैं, Correct. तो आप SWP कर सकते कर हैं यहाँ सकते से, हैं, और ideal उसमें और टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है और कम कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you, लवली thank you. सेशन। फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी। Sure, करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।